चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। जॉब परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम जितने भी जॉब्स को परफॉर्म करेंगे, जितने भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, वो साइंटिफिक बेस्ड होने चाहिए। ओके, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारे साइंटिफिक टेस्ट के बाद और बहुत सारे साइंटिफिक इंक्वायरी के बाद ही उस जॉब को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाएगा। विदाउट साइंटिफिक ऑब्जर्वमेंट के कोई भी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ओके, आगे क्या है, इट मस्ट बी डन थ्रू साइंटिफिक मेथड एंड मेजरमेंट। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट को क्रिएट करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, जो प्रोडक्शन में जो मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, वो साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, साइंटिफिक मेजरमेंट होना चाहिए। उसके बाद ही वो मेथड ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होंगे, ऐसे यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे नॉट अ रूल ऑफ थंब मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक मैनेजर हूँ, अब मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन इनफ है, बट मैं अपने विलिंगनेस या फिर अपने विश से वो 2 डे को डिसाइड नहीं कर सकती वर्कर्स के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, साइंटिफिक मेजरमेंट को लेना पड़ेगा, बहुत सारे साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि इस काम को करने के लिए कितने दिन डिसाइड करना है। ये साइंटिफिक मेजरमेंट के बाद ही डिसाइड होगा, ना कि मेरे विश से होगा। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, तो इसमें क्या होता है, इट्स रेफर्स टू वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। इसमें क्या होता है कि वर्क टुगेदर को इंसिस्ट किया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो क्या करे, वर्क टुगेदर करे, एक साथ काम करे, अलग अलग काम करने की चाह ना हो उनमें, साथ में काम करने की चाह हो। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो उनमें। ओके, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक वर्कर ग्रुप होते हैं और एक मैनेजर ग्रुप होते हैं। तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्रुप हमेशा ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। ओके, तो वर्कर ग्रुप्स के जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट ग्रुप के पर्सन्स हैं वो उन्हें हमेशा अंडर पेड करते हैं और वो हमेशा उन्हें ओवरबर्डन वर्क को देते हैं, हमेशा ज़्यादा वर्क को देते हैं और उन्हें ही सारा काम करना पड़ता है। ओके, और मैनेजमेंट ग्रुप को क्या लगता है कि वर्कर ग्रुप जो है वो गुड फॉर नथिंग है, किसी भी चीज़ में वो अच्छे नहीं है। तो हमेशा इन दोनों के बीच में इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनका ऐसा मानना है कि कंपनी में जो हार्मोनी है, जो पीस है, वो कभी डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में हमेशा अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो क्या होता है इसमें, वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या होता है, ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है सेकंड प्रिंसिपल का। इसमें भी क्या होता है कि जितने भी पर्सन्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल गेट टुगेदर वर्क करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि कंपनी को अपने गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये तो हो गया थर्ड प्रिंसिपल। एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या होता है कि
Industrial efficiency depends upon workers' efficiency. Worker efficiency depends upon training and selection. ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है वर्कर के एफिशिएंसी पे, और वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन में। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का, हर एक वर्कर का टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन होना ज़रूरी है, तभी जो इफ़िशियंसी है वो हर एक वर्कर की इम्प्रूव होगी। तो ये हो गए चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। ओके चलते हैं अब नेक्स्ट वन की तरफ। तो नेक्स्ट वन है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। इससे पहले हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ टेलर पढ़ा था, अब हम साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट को इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, उन्हें प्लान करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करे और अपना बेस्ट दे पाए प्रोडक्शन में। इसीलिए क्या किया जाता है कि इन्हें डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, और हर एक डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट होता है जो उन्हें ऑब्जर्व करता है, जो उन्हें बताता है कि किस तरह से काम को करना है, क्या इसके सही टेक्निक्स है, क्या इनकी गलतियां हैं, क्या इनके सही वे है इनको पूरा करने का। तो इसमें क्या होता है कि दो डिपार्टमेंट में इसे डिवाइड कर दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बर्डन ना हो और वो अपना बेस्ट दे पाए प्रोडक्शन करने के लिए, और हर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में ये होता है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम कंपनी में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस वेट, किस क्वालिटी और किस क्या बोलते हैं साइज में उसे प्रोड्यूस करना है। ओके तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि उसे बनाने में बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस को ना फॉलो करना पड़े। मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क को सिंप्लीफाई करना, बहुत ही सिंपल बनाना ताकि इजीली प्रोडक्शन मेथड्स को हम इजीली यूज़ कर सके। ओके तो इसमें ये हो गया। थर्ड वन इज फैटिग स्टडी। इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ जो रेस्ट इंटरवल्स होते हैं, मीन्स हर वर्कर्स के जो रेस्ट इंटरवल्स होते हैं उन्हें काउंट करना, जो फ्रीक्वेंसी होते हैं रेस्ट के उन्हें काउंट करना, कि अगर एक पर्सन है तो उसे कम से कम कितने घंटे काम करने देना चाहिए, कितना घंटा उसे रेस्ट देना चाहिए। ओके तो ये सारे चीज़ को इसमें स्टडी किया जाता है। ओके नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है कि एक जो सबसे बेस्ट मेथड है उसे यूज़ करना, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे आसानी से और बहुत ही इजीली हो सकता है और जो बेनिफिशियल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे मेथड को ही यूज़ करना। जितने भी जॉब परफॉर्म करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक बेस्ट मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू वो सारी जॉब परफॉर्म होंगे। ओके नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड किया जाता है कि क्या है, किसी भी एक काम को करने का कोई स्टैंडर्ड टाइम क्या है जिसके अकॉर्डिंग से ही सारे वर्कर्स जो है उस जॉब को परफॉर्म करेंगे। मीन्स एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये पेन बनाना है तो ये एक पेन बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, तो इसको ऑब्जर्व करना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद ये डिसाइड करना कि इस पेन को बनाने में कितने टाइम की ज़रूरत होगी। ओके तो ये हो गया टाइम स्टडी। उसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है कि वर्कर्स के जितने भी मूवमेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। उन्होंने जो जॉब के दौरान जो काम वो कर रहे हैं उनके दौरान उन्होंने कितनी मूवमेंट की है उसे ऑब्जर्व किया जाता है इसमें। ओके उसके बाद है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट वेज सिस्टम होते हैं, वेज पेमेंट सिस्टम होते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंशिएशन होते हैं इसे एवेल्यूएट करना, उसके बाद एक स्टैंडर्ड वेज सिस्टम को बनाना और फिर उसी वेज सिस्टम के थ्रू सारे वर्कर्स को पेड करना, इसमें ये होता है। नेक्स्ट वन इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या होता है कि ये फाइंड किया जाता है कि जो कॉस्ट है वो सबसे कम लगे और जो प्रोडक्शन हो मैक्सिमम हो, मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और लो कॉस्ट लगे। तो ये हो गया वर्क स्टडी। उसके बाद है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन्स बहुत बार क्या होता है ना कि काम को करते करते बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं उनके जो मेंटल स्टेट है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बहुत बार मन बदल जाता है। जो हम वर्क कर रहे हैं उसके प्रति हमारा जो मेंटल स्टेटमेंट है वो बदल जाता है। तो उनका स्ट्रेट होना, उनका स्टैटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके मेंटल स्टेटमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज ना हो, ओके, और उनके एटीट्यूड में बहुत जल्दी चेंजेस ना हो, और उन दोनों के बीच में, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छी कोऑपरेशन हो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो फुलफिल हो सके। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेंटल स्टेटमेंट में हमेशा एक यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके।